एक सॉलिडेट बड़ी अगर किया यहाँ पे जाए। एक आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ हैं। कमर साहब, आपने देखा होगा कि यूरोप के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिन्होंने यकायक फ़लस्तीन को मानना शुरू कर दिया। इटली ने नहीं माना, तो इटली के अपने अंदर इस वक़्त जगह-जगह मुज़ाहिरे हो रहे हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि एक प्रेशर भी है लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे बताई जा रही है, वो ये है क्योंकि यूक्रेन के ऊपर अमेरिका बैकफुट पे गया और उसने अपनी मदद पीछे खींची। तो क्योंकि इज़राइल जो है वो अमेरिका का बगल बच्चा समझा जाता है, तसव्वुर किया जाता है। तो यूरोप ने इज़राइल को शर्मिंदा करने के लिए फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना शुरू कर दिया। और इस वजह से यूरोप के ऊपर लोगों को लगता है कि मज़ीद मुश्किलें आने वाली हैं। वो चाहे रशिया के हमले के ऊपर हों या किसी इक़्तिसादी तौर पे हों, लेकिन थिंग्स आर चेंजिंग नाउ इन द ग्लोब एंड यूरोप इज़ द न्यू एपिक सेंटर। आप इस बारे में क्या कहेंगे चीमा साहब? देखिए मुबश्शिर साहब, पहली बात तो ये है कि यूरोप क्यों रिकग्नाइज कर रहा है पैलेस्टाइन को, और यूरोप के ऊपर क्या प्रेशर है और इटली ने क्यों नहीं किया। देखिए यूरोप में अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस वाले हैं जिसमें कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया एंड बरतानिया जिसने किया है, इन्होंने इसलिए किया है कि ये दुनिया में फ्री स्पीच के प्रोपोनेंट हैं, ये एडवोकेट हैं। ये अपने बच्चों को बताते हैं कि जनाब हमने ये जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है, ये जो यूएन चार्टर की बुनियाद हमने रखी, और ये जो बैनुल अक़वामी निज़ाम है ये इसकी वैल्यूज बेस्ड निज़ाम है और हम इसके आर्किटेक्ट हैं। अब हुआ ये कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में जो इजराइल ने बैनुल अक़वामी निज़ाम की धज्जियां उड़ाई हैं, अब लोग सड़कों पे आके अपनी हुकूमतों से पूछते हैं कि आपने ये किया क्या है। बाइडेन तो इलेक्शन हार गए क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत था, एक तो वीक लीडरशिप, फिर ये इसराइल वाला भी प्रेशर था, और जो फलस्तीन में जो कुछ हुआ। तो अब चक्कर ये है कि ये प्रेशर था। अब इन लोगों ने, इंक्लूडिंग फ्रांस, इन लोगों ने अपने जो क्राइम्स हुए हैं इसराइल से उसको कंपनसेट करने के लिए पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर लिया। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, जो बात आप कर रहे थे, इनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसराइल तो बात नहीं सुनता। तो जब इसराइल को ये कुछ मनवा ही नहीं सकते, जब इसराइल के अंदर इनकी से ही नहीं है, तो वो क्यों करके इनकी इसराइल के हर जो इकदाम उठा रहा है उसकी वो हमायत करते रहे। तो ये बेसिकली प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसराइल के सामने और अमेरिका के सामने कि अब हम आपके वो पार्टनर नहीं है और हम लोग अपने लोगों को जवाबदेह हैं। और ये जो 64,000 बंदे की जो शहादतें हुई हैं गजा के अंदर, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हम देंगे। सो रिकग्निशन जो है वो कंपनसेशन है उन तमाम वैल्यूज को जो कॉम्प्रोमाइज किया गया इन ममालिक की तरफ से। अब जारी बात है लोगों को कुछ ना कुछ तो उन्होंने बताना। इटली के अंदर क्योंकि जो जॉर्जिया मेलोनी है, शी इज ऑलरेडी राइट विंग पॉलिटिशियन है, वो ऑलरेडी माइग्रेंट्स के हवाले से और फिर प्रो अमेरिका भी बहुत ज्यादा है वो, तो उनकी पोजीशन एक डिफरेंट थी। उन्होंने जिस अंदाज से वो पावर में आई, तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन थी। लेकिन लार्जली अपने आप को ही बचाने के लिए और अमेरिका और इजराइल के आगे प्रोटेस्ट करने के लिए ये सब कुछ किया गया। जमील साहब, आने वाले दिनों में हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को अब बड़ी मेजर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो लेके आएंगे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारी कैपेसिटी नहीं है टू हैंडल दैट। तो क्या अब हम मेजर रिफॉर्म्स लाने लगे हैं ताकि हम इंटरनेशनल जो हमारे ऊपर एक एतमाद है उस फिजा को हम कायम रख सके? हमें स्पीड ऑफ लाइट से काम करना पड़ेगा। हमारे वतन के मिलत नौजवाना ने मिलत, उनको मोटिवेट करना होगा, उनको कुछ ऑप्टिक्स दिखाने होंगे हमारे लीडरान की बात है। नौजवाना ने मिलत को कर ले मोटिवेट, ब्यूरोक्रेसी को कैसे मोटिवेट करें हम? उनको डंडे से। देखिए, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ। कमर चीमा साहब मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हिस्से रहे हैं। आफ्टर ऑल मिलिट्री में किस तरह वो चीजों को डिसिप्लिन में रखा जा सकता है, रखा जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी में, और ब्यूरोक्रेसी को इन्फेक्ट किसने किया, इसको पॉइजनस किसने किया, तो ये भी हमें डायग्नोस करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेसी को मुंह को खून किसने लगाया। अब आप क्योंकि आजकल मोटिवेशन का लेवल कौम का थोड़ा सा ज्यादा है, और मुझ जैसे लोगों का भी जो चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट हो, थोड़ा मोटिवेशनल लेवल ज्यादा है,
तो इसलिए कुछ अल्फाज और कलमात भी उसी किस्म के निकल रहे हैं जहन से कि ये हमें इनको लगाम देना होगा, हमें इनको कहना होगा कि भाई 2-3 साल के लिए थोड़ी सी आप अपने आप पर कंट्रोल रखो, ये अल्ले तलल्ले, ये पैसे, ये रेल पेल, ये पैसों का बाहर भेजना, ये दौलत बनाना, थोड़ा सा इसको आप कंट्रोल करो, लगाम दो, इस पे थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये सारा सिलसिला हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी का मसला तो ये एक रबड़ की तरह है, आप उसको ट्विस्ट करेंगे और बता देंगे अब आपका ये रास्ता है, वरना अकाउंटेबिलिटी की यही किताबें मौजूद है, उसके तहत आपकी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। चीजें रातों रात सही हो जाती हैं। जहां सही नहीं होती हैं वहां लीडरशिप को लाइट कर जाती है, वो मजबूर करती है, हर 3 महीने बाद पोस्ट कर देती है, ये काम करो वरना पोस्ट कर दूंगा, ये काम करो वरना तो मैं इधर से हटा दूंगा, इतने पैसे ले आओ। ये तमाम चीजें होती हैं। चले अभी बात कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव नोट पर कि जो इस वक्त लेवल आ गया है, जो हमारे पास अच्छे भी तो है ना, हमारे पास इस वक्त 10% to 15% hypothetically speaking, they are very good officers, and in fact the bureaucracy is thriving on those officers who really are quite motivated, about 10 to 15%. अमेरिका में कितने परसेंट लोग हैं जो अमेरिका को इस बाम अरूज पर ले गए हैं? हमारे पास ही 10 से 15% को आप 20% कर लें, पाकिस्तान को 4 चांद लग जाएंगे, और बाकियों को कहें कि थोड़ा खामोश रहो वरना अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी और जो काम तुमसे होता है कर लो। ये तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो गई। असल चीज ये है कि है क्या, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग, इस पे काम करना है। SIFC बेचारी अकेली किस को मुंह दे। मैं खुद गया हूँ, विजिट करके आया हूँ SIFC के जो सिविलियन सरबराह है, उससे मेरी काफी देर तक मुलाकात हुई है, और उसमें अब भी टीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो जो स्पीड चाहिए वो नहीं मिल रही है। जो एक थोड़ा सा अनाउंस दे दें सिविल ब्यूरोक्रेसी को कि सिविल ब्यूरोक्रेसी अब भी सेमी जिस तरीके से पॉलिटिशियंस के करतूतों की वजह से और जिस तरीके से पहले नैप को मिस यूज किया गया है, उसकी वजह से हर ब्यूरोक्रेट जो अच्छा है वो भी थोड़ा डरा डरा सहमा कि मैं यहां दस्तखत करूंगा तो कल को मुझे ना बुला ले नैब। तो इसको भी थोड़ा सा कुछ एड्रेस किया है, मजीद एड्रेस करने की जरूरत है। वेरी क्विकली मुझे, क्योंकि आखिरी 1.5 मिनट है, चीमा साहब मुझे बताएं कि क्या वाकई हम नैब को अब कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि उसके बगैर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई कि नहीं? देखिए, ये जारी बात है, SIFC और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए बहुत कुछ और करने की जरूरत है। हमने ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर तो लाके खड़ा कर दिया, लेकिन जो निचले लोग हैं उनको कैसे कॉमन करना है, उनको कैसे हमने रेड जो कार्पेट उनके लोग को बिछाना है। आज भी जो बंदा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आता है, कोई हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती कि कोई बहुत अच्छे लोग कहानियां नहीं सुना रहे। तो मेरा ख्याल है कि ऊपर हम इंस्ट्रक्चर बना लेते हैं, लेकिन नीचे वही का वही सारा सिस्टम है। तो अगर एक दफ्तर से SIFC फोन करेगी और चीजें हो जाएंगी और बाकियों की रुकी रहेंगी, तो दैट डज नॉट मीन कि हम बेहतर हैं। सो ये गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना पड़ेगा। और जब अमेरिकन आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने कॉपर में, इधर उधर मिनरल सेक्टर में, तो इसका मतलब है उसके बाद और भी मुल्क और कंपनीज आएंगी। सो फोकस करना पड़ेगा।